नमस्कार। कभी सोचकर देखिए कि कैसे सिर्फ एक व्यक्ति अपने दो हथियारों सत्य और अहिंसा के दम पर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। आज हम महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए उन 7 बड़े आंदोलनों के सफर पर चलेंगे जिन्होंने भारत की आज़ादी की कहानी लिख दी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस नींव को समझेंगे जिस पर ये आंदोलन खड़े हुए। फिर गांधी जी के शुरुआती छोटे प्रयोगों को देखेंगे। इसके बाद बात होगी कि कैसे उन्होंने पूरे देश को एक साथ जोड़ा, और आखिर में हम आज़ादी के उस अंतिम आवाहन तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये टाइमलाइन हमें एक कमाल की कहानी बताती है। सिर्फ 25 साल के अंदर 1917 से लेकर 1942 तक एक के बाद एक इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम की रफ्तार और दिशा दोनों को पूरी तरह से बदल दिया। आइए जरा गहराई से जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन इन आंदोलनों की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा जो इन सबके पीछे थे। 1915 में जब गांधी जी भारत वापस आए तो वो अपने साथ कौन सी विचारधारा, कौन सा दर्शन लेकर आए थे? यही वो शब्द है सत्याग्रह, जो गांधी जी के हर कदम का आधार था। ये सिर्फ कोई विरोध करने का तरीका नहीं था, ये एक पूरी सोच थी। सत्य की शक्ति, मतलब जीत हथियार से नहीं बल्कि दुश्मन के ज़मीर को जगाकर हासिल की जाएगी। और यही विचार उनके हर आंदोलन की आत्मा बनने वाला था। तो सवाल ये है कि इस पावरफुल आइडिया को, इस दर्शन को गांधी जी ने भारत की जमीन पर कैसे टेस्ट किया? असल में शुरुआती 3 संघर्ष उनकी एक तरह की लैब बन गए, जहां सत्याग्रह को पहली बार आजमाया गया। पहला बड़ा टेस्ट हुआ 1917 में बिहार के चंपारण में। यहाँ किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। गांधी जी ने साबित किया कि अहिंसा का मतलब चुप बैठना नहीं है। उन्होंने दिखाया कि बिना हिंसा के भी जुल्म के खिलाफ लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। ये भारत में सत्याग्रह की पहली और बहुत बड़ी जीत थी। और फिर अगले ही साल अहमदाबाद में गांधी जी ने अपने तर्कश में एक नया तीर जोड़ा, भूख हड़ताल। यह सिर्फ मिल मालिकों पर दबाव बनाने के लिए नहीं था, बल्कि ये हड़ताल कर रहे मजदूरों के हौसले को भी मजबूत करने के लिए था। गांधी जी ने दिखाया कि कैसे खुद को तकलीफ देकर भी एक राजनीतिक लड़ाई जीती जा सकती है। तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इन 3 शुरुआती जीतों ने एक बात साफ कर दी। गांधी जी अब सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वो एक ऐसे लीडर बन चुके थे जो आम लोगों के लिए लड़ सकते थे और नतीजे भी ला सकते थे। अब स्टेज तैयार था, स्थानीय मुद्दों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर जाने। अब जब तरीके टेस्ट हो चुके थे और सफल भी रहे, तो वक्त था इन्हें बड़े पैमाने पर ले जाने का। अब लड़ाई स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रव्यापी होने वाली थी। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। अब लड़ाई किसी एक जिले के किसान या एक शहर के मजदूरों की नहीं थी, बल्कि पूरे देश की थी। अब मुद्दे भी स्थानीय नहीं थे, बल्कि मुद्दा था ब्रिटिश राज और उनके बनाए हुए अन्यायपूर्ण कानून। अब आता है खिलाफत आंदोलन। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम था। गांधी जी ने इसे एक शानदार मौके की तरह देखा। मौका हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ एक साझा दुश्मन मानकर एकजुट करने का। उनके लिए ये एकता आज़ादी की लड़ाई के लिए सबसे जरूरी थी। और फिर 1920 में आया पहला असली मास मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। इसका आइडिया बहुत सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी था। सोचिए, अगर पूरा देश ब्रिटिश सिस्टम के साथ काम करना ही बंद कर दे तो? स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी सामान, हर चीज का बहिष्कार। ये अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों पर सीधी चोट। लेकिन फिर चौरी चौरा हुआ। जब आंदोलन में हिंसा आ गई तो गांधी जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर बहुत बहस हुई। उन्होंने पूरे आंदोलन को ही रोक दिया। उनके लिए सिद्धांत सबसे ऊपर थे। उनका मानना था कि आज़ादी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अहिंसा से होकर ही जा सकता है, भले ही इसके लिए 2 कदम पीछे ही क्यों न हटना पड़े। 1930 में गांधी जी ने एक ऐसी चीज को हथियार बनाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। नमक। नमक, जो हर भारतीय की जरूरत थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब। नमक पर टैक्स लगाकर अंग्रेजों ने हर घर पर बोझ डाला था, और गांधी जी ने इसी नमक को इस अन्याय का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। 390 किलोमीटर, जरा सोचिए इस दूरी के बारे में। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक ऐसा मार्च था जिस पर हर दिन न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की नजरें थीं। ये अहिंसक प्रतिरोध का एक जीता जागता महाकाव्य बन गया था।
और अब हम पहुंचते हैं स्वतंत्रता संग्राम के क्लाइमैक्स पर, द फाइनल कॉल। अब मांग सुधार या रियायतों की नहीं थी, बल्कि मांग थी पूर्ण स्वतंत्रता की, और वो भी तुरंत। करो या मरो, सिर्फ ये 3 शब्द, और इन शब्दों ने अगले और आखिरी बड़े आंदोलन का पूरा टोन सेट कर दिया। इसका सीधा मतलब था कि अब बातचीत का समय खत्म हो चुका है। अब या तो हम आज़ादी लेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, ये फाइनल शोडाउन था। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इस आंदोलन की सिर्फ एक ही मांग थी, बिल्कुल साफ साफ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों ने सोचा कि लीडर्स को गिरफ्तार करके वो आंदोलन को कुचल देंगे, लेकिन हुआ कुछ और ही। जब सारे नेता जेल में थे तो जनता खुद ही नेता बन गई। देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। हाँ, इस आंदोलन को बड़ी बेरहमी से दबा दिया गया, लेकिन इसने एक संदेश अंग्रेजों तक पहुंचा दिया, अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का सार क्या है? गांधी जी की असली लेगेसी क्या है, जो आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे साथ है? उनकी विरासत सिर्फ भारत की आज़ादी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। गांधी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि नैतिकता की ताकत तोप और बंदूक की ताकत से ज्यादा हो सकती है। उन्होंने दिखाया कि बिना एक गोली चलाए भी एक साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं। आज की दुनिया जो इतने सारे संघर्षों और हिंसा से भरी हुई है, क्या उसमें गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के तरीके कोई रास्ता दिखा सकते हैं? क्या उनके संघर्ष से आज भी कुछ सीखा जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।